सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूँ, एक सपना, एक संकल्प। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। थोड़ा इतिहास मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ज्ञानी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार का दिन तीखी राजनीतिक बहसों और विपक्षी हंगामे के नाम रहा। आज की संसद रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के किस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। राज्यसभा में किस बिल पर चर्चा के दौरान जयराम रमेश के अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली याद आए। किस अप्सरा का जिक्र हुआ और क्यों लोकसभा में कागज फाड़कर हवा में लहराए गए। बने रहिए अंत तक। संसद का आज का दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में व्यापक तीखी राजनीतिक बहसों और विपक्षी हंगामे के बीच गुजरा। लोकसभा की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुई। इसके बाद निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, नागरिक उड्डयन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे गए। सदस्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों, पायलट प्रशिक्षण और नए विमान मार्गों को लेकर सवाल उठाए। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पायलट प्रशिक्षण से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश में हवाई यात्राओं की बढ़ती मांग को देखते हुए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTOS नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। Speaker sir, regarding international connectivity from the Rayalaseema area, I also come from that state of Andhra Pradesh, so I know exactly how important this issue is, and we have been from the ministry pursuing on this issue with the airlines also, and using the existing capacity between the two countries, especially to Kuwait, because when you talk about international travel, it is a bilateral agreement between both the countries on what destination should be allowed to be traveled, and we are totally trying from our side, from the ministry, as early as possible, we want to start the connectivities. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर बार बार हो रहे भूस्खलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने अंग्रेजी में सवाल करते हुए कहा कि सड़क किनारे बनाए गए कम ऊंचाई के रिटेनिंग वॉल ढलानों के धंसने को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान अपने वायनाड संसदीय क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की समस्याओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का समय भी मांगा। आप भी सुने इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है, और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है, और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली
ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया। इस पर जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और किसी औपचारिक अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने माना कि हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन एक व्यापक और गंभीर समस्या है। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि संबंधित ठेकेदार को हटा दिया गया है। नितिन गडकरी ने सदन को बताया कि भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में 84 भूस्खलन प्रभावित स्थानों की पहचान की है और इन इलाकों में उन्नत ढलान संरक्षण तकनीकी को लागू किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दौरान DMK सांसद TR बालू ने तमिलनाडु के बेलंकन्नी में हवाई अड्डे की मांग उठाई ताकि धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिल सके। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया गया। इस विधेयक का कांग्रेस सांसद अरुण नेहरू और मनीष तिवारी ने विरोध किया। उनका आरोप था कि ये विधेयक विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को एक ही सिक्योरिटीज रेगुलेटरी बॉडी में केंद्रीकृत कर देता है, जो लोकतांत्रिक संतुलन के लिए खतरा है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि इसकी विस्तृत जांच हो सके। अब इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को करना है। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the laws relating to the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. I rise to oppose the introduction of the Securities Market Code 2025 under Rule 72, sir. While the consolidation of the laws may be desirable, the bill is not a mere consolidation, sir. It fundamentally alters the balance between the legislature, the executive, and the regulator, with the market participants being, the affected party. Mr. Speaker, sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I rise to oppose the Security Market Code 2025 on the following grounds. First, the bill results in an unconstitutional concentration of legislative, executive, investigative, adjudicatory, and quasi-judicial powers in a single authority, namely the board. The same body frames regulations, conducts inspections and investigations, passes interim coercive orders, adjudicates violations, imposes penalties, orders disgorgement, and even reviews and enhances orders of its own adjudicating officer. This fusion of powers violates the principle or violates the doctrine of separation of powers and creates a real apprehension of institutional bias, offending, as my colleague Mr. Arun Nehru was pointing out, entails excessive delegation of essential legislative functions, leaving core policy matters such as regulatory scope, registration of standards, penalties, exemptions, market conduct norms, and even expansion of securities to executive-made rules and regulations. Parliament is reduced to a mere enabling authority contrary to settled constitutional principles and doctrines. Sir, I rise to move that the bill be referred to the Parliamentary Standing Committee on Finance. The committee shall make a report by the first day of the next session if the Speaker so decides. इसके बाद सदन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VVG रामजी विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसदों ने कागज के टुकड़े हवा में भी लहराए। इस सबके बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोलकर चले जाना और जब जवाब न सुनना लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। अपनी बात सुना देना और फिर जवाब न सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में
गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इन नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52। ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22। खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं। वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय मंत्री, तेज विरोध और नारेबाजी के बावजूद लोकसभा ने बीबीजी रामजी विधेयक को ध्वनित मत से पारित कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन, सौगत राय, एन.के. प्रेमचंदन, के.सी. वेणुगोपाल, डी.एम. काथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर के. काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, हाईबी ईडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने।
जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देश्य का विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति की कुर्सी पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। सदन में कार्यसूची के अनुसार कागजात पटल पर रखे गए। इसके बाद शून्यकाल में विभिन्न मुद्दे उठाए गए। बीजेपी सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों के बढ़ते प्रवेश और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया। एनपीपी सांसद डॉक्टर वानवेई रोए खलूखी ने मेघालय में कोयला प्रतिबंध से आजीविका पर पड़ रहे असर को उठाते हुए कहा कि इससे राज्य के लोगों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कॉपीराइट एक्ट 1957 में अहम संशोधन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के हितों की रक्षा के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। Sir, today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स। Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना। एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है, या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट, कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केसीएम सांसद जोस के मणि ने केरल के रबर किसानों की समस्याओं और कंपाउंड रबर के बढ़ते आयात पर सवाल उठाए। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज
यानी कि शांति बिल 2025 चर्चा के लिए लाया गया। Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. The bill was listed in the revised list of business for today, subject to receipt of President's recommendation required under Article 117(3) of the same Constitution. The same has been received. Dr. Jitendra Singh ji to move a motion for consideration of the bill. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill titled The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India 2025, passed by the Lok Sabha, may be taken into consideration. Thank you, Chairman. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने भाषण में सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार कानूनों के लिए आकर्षक संक्षिप्त नाम गढ़ने में माहिर है। उन्होंने अपने भाषण में जमकर अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली जैसे दिग्गज भाजपा के नेताओं के नामों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्तावित बिल का विरोध किया। एक्रोनिम ढूंढ निकालने में, परिवर्णी शब्द ढूंढ निकालने में और इस्तेमाल करने में और बिल को रंगीन नाम देने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है ये स्वीकारने कि मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। सर, मैं आप सदन के सामने, सदन के समक्ष 3 मुद्दे रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि 2014 के पहले का इतिहास क्या है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 2014 में ही सब शुरू हुआ है। खास तौर से परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम, स्पेस कार्यक्रम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि 2014 के पहले कोई फाउंडेशन नहीं था और 2014 के बाद एक नई क्रांति आई है। तो मैं थोड़ा इतिहास देना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बिल के 3 जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं और अंत में जो मुद्दे और चिंताएं निकल आती हैं इस बिल से मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उस पर मंत्री जी विचार करें जब रूल्स बनाए जाएंगे और जब इस बिल पर और चर्चा होगी उसको ध्यान में लेंगे। अगस्त के 6 तारीख को पहला आता हूं मंत्री जी, मैंने आपको सुना है, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। थोड़ा इतिहास मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ज्ञानी है, आप विद्वान हैं। भारत का पहला रिएक्टर कमीशन होता है 4 सितंबर 1956। उसका नाम दिया जाता है अप्सरा। तब के जमाने में भी अच्छे अच्छे नाम दिया जाते थे। अप्सरा, भारत का पहला रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा के बाद जर्लीना आया, जर्लीना के बाद साइरस आया, साइरस के बाद ध्रुवा आया, ध्रुवा के बाद पूर्णिमा आया। यानी किसी 1956 से भारत रिएक्टर लगा रहा है। 2014 के बाद नहीं, 2014 के पहले। सर, मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इस सरकार को सबक सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। पोखरण 2 के बाद अगस्त के महीने में 1998 50 इयर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एक किताब निकाला जाता है। यह कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं, ये आप ही के सरकार के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस किताब में स्वीकारते हैं कि 50 साल में महान उपलब्धियां हुई हैं, जिसके वजह से हमें पोखरण 1 और पोखरण 2 हम करने में समर्थ हुए। अब पढ़ना चाहिए, मैं टेबल पर रखूंगा, मंत्री जी जानते हैं, पर अलग अलग सांसदों को भी पढ़ना चाहिए कि 50 साल में 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ये 50 साल में क्या हुआ। ये आप ही की सरकार का एक किताब है। इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का विरोध किसने किया? यह बीजेपी का एक दस्तावेज है। Why BJP opposes Indo-US nuclear deal? ये है, ये बीजेपी 52 पन्ने का ये
दस्तावेज है मंत्री जी, बीजेपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगस्त 2008 में, वाई बीजेपी इज अपोजिंग इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, और इसमें कहा जाता है परमाणु ऊर्जा में ज्यादा भविष्य नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 30 अगस्त 2010 अरुण जेटली का यह भाषण है राज्यसभा में, और मेरे पास 25 अगस्त 2010 का भाषण जसवंत सिंह जी का है लोकसभा में। और अरुण जेटली के नाम पर तो आप क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं, पर अरुण जेटली जी का जो योगदान है कानून बनाने में, उसको आप नकारते हैं। सर, मंत्री जी, जो आपने इस बिल में लाया है संशोधन, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का, ये जो जेटली जी ने कहा था और जो जसवंत सिंह जी ने कहा था, उसका बिल्कुल विपरीत है। खबर लिखे जाने तक राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा जारी थी। राज्य सांसद मनोज झा, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार और टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने जहां बिल के प्रावधानों और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, वहीं सांसद सुधा मूर्ति और किरण चौधरी ने बिल को समय की ज़रूरत बताया। आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। शांति बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।